So we are taking a fire insurance today, okay? Let us see. I'll give you an update on the fire insurance first of all. इंडिया की जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री ने प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 2.9 लाख करोड़ का बिजनेस किया था, जिसमें से 25,666 करोड़ फायर इंश्योरेंस बिजनेस था, which was 7.27% with growth rate. Means the growth rate was 7.2.7%. ये growth rate हमेशा previous year के business पर निकाली जाती है. That means in FY23 the business was 23,936 crore. Over that, this growth of 7.27% was there on the total premium of 25,666 crore. Fire insurance constitutes only 9% of the general insurance business in India. The most surprising factor was कि पिछले साल में जो incurred claim ratio था, that was shot up to 78% against the 58% in FY23. Means 20 to 23 में जो फायर का incurred claim ratio था वो 58% था, लेकिन 23-24 में ये 78% हो गया, जो कि बहुत ज़्यादा हो गया. और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ कि रीइंश्योरर्स ने हायर रेट ऑफ प्रीमियम डिमांड कर दी फॉर हाई रिस्क प्रॉपर्टीज. मैन्युफैक्चरिंग प्रीमियम 10 to 20% बढ़ गया और इंश्योरर्स ने आईआईबी रेट से कम पर देना बंद कर दिया. These are the direct impact of this increase in the incurred claim ratio. Okay, let's come to the fire insurance now. फायर इंश्योरेंस बेसिकली एक जनरल इंश्योरेंस की वो कैटेगरी है जिस पर कि नॉन लाइफ या यूँ कहें कि नॉन मोटर कैटेगरी के ऑलमोस्ट सारे बिजनेस कैटेगरीज रिलेटेड होती हैं, एक्सेप्ट लायबिलिटीज एंड इंजीनियरिंग पॉलिसीज और मैरिज पॉलिसीज. तो बेसिकली सारे फॉर्मूलाज इन पर अप्लाई होते हैं, सारे बेसिक प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. इनको आप कह सकते हैं कि insurable interest, utmost good faith, proximate cause, and principle of indemnity. Principle of indemnity with both corollaries, subrogation and contribution. अब आज की डेट में अगर आप देखें तो आपके पास रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए भारत गृह सुरक्षा पॉलिसी है. 5 करोड़ तक की यूनिट्स के लिए आपके पास भारत शुद्ध सुरक्षा पॉलिसी है. 5 to 50 करोड़ के लिए आपके पास लघु उद्यम सुरक्षा पॉलिसी है और ओवर 50 आपके पास स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरियड पॉलिसी है. ये पोजीशन सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कॉमन है इंडिया में. इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट अगर उन्होंने कोई जैसे पैकेज पॉलिसी अप्रूव करा रखी है जिनमें फायर पॉलिसी शामिल है तो वो भी अवेलेबल है. और अगर पैकेज की कैटेगरी में सबसे बड़ी पॉलिसी देखी जाए इंडस्ट्रियल और रिस्क, जो कि 50 करोड़ एंड अबव के सम इंश्योर्ड के लिए, तो वो भी अवेलेबल है. लेकिन उसमें जो कॉम्पैक्ट कवर उसको कहा जाता है, इसलिए कि उसमें FLOP, मशीनरीज, MLOPs, बर्गलरी वगैरह ये शामिल होते हैं, ऑलरेडी शामिल होते हैं. तो फायर का अगर इंश्योरेंस बैलेंस हम देखें तो फायर 3 चीज़ों से मिलकर बनती है, जिसमें एक्चुअल इग्निशन होना चाहिए, फायर की एक्सीडेंटल या फॉर्चुअस होनी चाहिए ओरिजिन, और ऐसी किसी प्रॉपर्टी को नुकसान हो जो कि पहले से सेफ है. देन इट विल बी कॉल्ड एज फायर लॉस. फायर के रेफरेंस में जो फायर हैजार्ड है उसको टेक्निकल लैंग्वेज में डिफाइन करें तो 3 कंपोनेंट्स होते हैं उसके, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड टेम्परेचर. ये तीनों मिलकर फायर को क्रिएट करते हैं. तो जहाँ एक निश्चित टेम्परेचर से ज़्यादा किसी फ्यूल को ऑक्सीजन मिल जाए
तो वह फायर की फ्लेम आ जाएगी। अब ये फायर का जो सोर्स है वो कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज ससेप्टेबल टू फायर। फॉर एग्जाम्पल लकड़ी को भी, फैब्रिक्स को भी, सिंथेटिक को भी, पैकेज मटेरियल को भी, पेपर को भी, लिक्विड्स को भी, केमिकल्स को भी, किसी भी चीज़ में फायर हो सकती है। दिस इज सो सिंपल। लेकिन जब फायर पॉलिसी में फायर लॉस पे होता है तो उसके साथ और कई लॉसेज भी पे होती हैं, जैसे स्मोक डैमेजेस हैं, वाटर डैमेज हैं जो कि फायर एक्सटिंग्विशिंग ऑपरेशन में हो गए हैं, प्रॉपर्टी डिमोलिश्ड बाय फायर ब्रिगेड, डैमेज डन बाय फायरमैन इन एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, डैमेज डन बाय फायरमैन इन एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज, जो कि ऑपरेशन में नॉर्मली होते हैं, losses incurred by insured in attempting to check the progress of fire or to control it, and damage to property during removal from a burning building. These are all part of the extinguishing process, and the insurance policy is also paying the claim for these things, because this will normally happen whenever the fire extinguishing process is there. ऑटोमेटिकली दिस क्लेम विल बी पेड। अब फायर का कोई आप प्रपोजल भेजते हैं तो दैट हैज टू बी इवैल्यूएटेड बाय द अंडरराइटर्स, और उसमें अंडरराइटर इन 10 फैक्टर्स को देखता है, और ये 10 के 10 इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन का डिसीजन लिया जाएगा दैट विल बी बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स। Simultaneously, premium rating will be decided according to these factors. And all these factors are important because these are called as construction of structure, occupancy, nature of flooring, height, flooring and wall opening, exposure, lighting, heating and power, place of situation, protection and time of loss. Time of loss in the sense if there is any previous claim history. तो फायर का रिस्क जो है इन्हीं फैक्टर्स पर क्लासिफाइड है। कोई सी भी पॉलिसी हो फायर, नॉर्मली जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सेगमेंट दे आर डिजाइनिंग द पैकेज पॉलिसीज लुकिंग टू द नीड्स ऑफ द सेक्शंस। तो उन पैकेज पॉलिसीज में कुछ 2 कंडीशन रखी जाती है नॉर्मली, कि फर्स्ट सेक्शन वुड बी द फायर सेक्शन, and secondly how many minimum sections are required. इंश्योर जो भी पैकेज पॉलिसी लेता है दोनों कंडीशन में अप्लाई कर देता है, उसको पॉलिसी मिल जाती है। सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियां पैकेज पॉलिसी डिजाइन करती हैं। रीजन दे आर मोस्ट डिजायर्ड पॉलिसीज। एक अम्ब्रेला में ही जितने आपकी रिक्वायरमेंट है दे आर ऑल अवेलेबल। हमारे पास भी बहुत सारी लाइक बिजनेस प्रोडक्टर, शॉपकीपर, ऑफिस केयर, होटल एंड रेस्टोरेंट, एजुकेशन सीरीज। तो इनमें जो फर्स्ट सेक्शन है फायर, दैट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द रिलेटेड पॉलिसी अकॉर्डिंग टू द सम इंश्योर्ड ऑफ द पॉलिसी। इंश्योर्ड हैव टू फिल अप द सम इंश्योर्ड, और ये सम इंश्योर्ड का जो पैरामीटर है यही डिसाइड करेगा कि कौन सी पॉलिसी कितने सम इंश्योर्ड तक अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल भारत सूक्ष्म उद्यम को आप 5 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते, भारत लघु उद्यम को आप 50 करोड़ से ऊपर नहीं दे सकते, 5 से 50 करोड़ के बीच रहेगा, 5 करोड़ से नीचे भी नहीं दे सकते उसको, और 50 करोड़ से ऊपर आपको स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल फायर पॉलिसी देगी। लेकिन उसमें सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि ये जो सम इंश्योर्ड है दिस इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ रिस्क एट वन लोकेशन। अगर मेरी 3 फैक्ट्रियां जयपुर में ऑपरेट करती हैं तो फायर की पॉलिसी लोकेशन बेस्ड होगी। ऑब्वियसली 3 फैक्ट्रियों की लोकेशन डिफरेंट होगी, तो मुझे 3 डिफरेंट पॉलिसी लेनी है। एट द मोस्ट गोडाउन्स कैन बी कवर्ड अंडर द सेम सम इंश्योर्ड, but not the units. Different units, different policy. क्योंकि फायर का जो कैनवास है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वो बहुत बड़ा है।
फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्रियल यूनिट है या कोई नॉन इंडस्ट्रियल यूनिट है या कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग, कोई स्टोरेज है, चाहे ओपन है या गोडाउन है, क्लोज गोडाउन है, यूटिलिटीज़ हैं, टैंक्स हैं, दे आर ऑल पार्ट ऑफ द फायर इंश्योरेंस। अब आप जब फायर कवरेज देते हैं तो देखते हैं जैसे ये नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट है। नॉन इंडस्ट्रियलिस्ट का आप किसको कहेंगे? जिसमें कि कोई आउटपुट, टर्नओवर या मैन्युफैक्चरिंग ना होती हो। फॉर एग्जांपल होटल है, ऑफिस है, शॉप है, हॉस्पिटल है। दे आर द इंस्टीट्यूशंस और सेंटर्स विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू दी पब्लिक और टू द कस्टमर्स। लेकिन जो स्पेसिफिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जहाँ प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है, टर्नओवर होता है, वो भी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में ही कवर होते हैं। गोडाउन्स भी फायर पॉलिसी में ही कवर होती है, यूटिलिटीज़ भी फायर पॉलिसी में ही कवर होती है। तो इसलिए फायर का स्कोप बहुत ज़्यादा बड़ा है। यहाँ तक कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरीज, स्टॉक्स एंड फर्नीचर पिक्चर्स, दे आर ऑल इंश्योरेबल अंडर द फायर पॉलिसीज। IRDA ने जो 1 अप्रैल 2021 से इन दोनों पॉलिसियों को लॉन्च किया था, सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम को, तो उनको थोड़ा रिवाइज करके किया था और इंश्योर्ड के इंटरेस्ट में जो बेनिफिट्स हो सकते थे उनको इंक्लूड करके किया था। फॉर एग्जांपल 12 से 14 पैरल कर दिए थे, डिलीशन ऑफ पैरल्स पर रोक लगा दी थी, सम इंश्योर्ड डिसाइड कर दिया था कि कौन सी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड कितना रहेगा, कंपल्सरी एक्सेस भी डिफाइन कर दिया था कि सूक्ष्म उद्यम पर 5,000 रुपये ईच क्लेम पर और लघु उद्यम पर 5% ईच क्लेम का या मिनिमम 10,000 रहेगा। टेररिज्म के केस में डिफरेंट रहेगा क्योंकि टेररिज्म इज ए एक्टिविटी विच इज गवर्न बाय द टेररिस्ट पूल डायरेक्टली। इन दोनों पॉलिसियों का प्रीमियम भी डिफरेंट है। सूक्ष्म उद्यम का 500 प्लस GST और लघु उद्यम का 1,000 प्लस GST, ये मिनिमम प्रीमियम, इतने से कम पर ये पॉलिसी नहीं दी जाएगी। तो ये चेंजेस मेजर किए गए थे पॉलिसी में। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस को भी चेंज किया गया था जो कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में बहुत पुरानी चली आ रही थी, उनको इंश्योर्ड के इंटरेस्ट में मॉडिफाई किया गया। जैसे फायर में ओन फर्मेंटेशन, नेचुरल हीटिंग और स्पॉन्टेनियस कंबशन को शामिल कर दिया जो कि उनके एड ऑन कवर है और एक्स्ट्रा PM पर अवेलेबल है। आज भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में आज भी ये एडिशनल PM पर अवेलेबल है, लेकिन इन दोनों पॉलिसियों में इनबिल्ट कवरेज में शामिल हो गए। बुश फायर में फॉरेस्ट फायर, जंगल फायर को शामिल कर दिए गए। इम्पैक्ट डैमेज में एयरक्राफ्ट डैमेज को शामिल कर दिए गए। 3 नए पैरल जोड़ दिए गए, अर्थक्वेक, टेररिज्म और थेफ्ट। लेकिन थेफ्ट के कवरेज को लिमिटेड कर दिया गया कि थेफ्ट इन आइसोलेशन विल नॉट बी कवर्ड, थेफ्ट इज फॉलोड बाय एनी अदर पैरल विल बी कवर्ड। मीन्स किसी और आर्ट्स में कोई लॉस हुआ है तो उसके बाद चोरी हो गई, फ्लड से कोई लॉस हुआ उसके बाद चोरी हो गई है, बिल्डिंग में आग लगने से कोई लॉस हुआ उसके बाद चोरी हो गई है। तो ये चोरी फर्स्ट डे से 7 डेज तक की कवर्ड रहेगी। लेकिन थेफ्ट इन आइसोलेशन कवर नहीं हो। अगर सिर्फ थेफ्ट है तो वो बर्गलरी का पार्ट है, फायर पॉलिसी का पार्ट नहीं। और इसमें ये कंडीशन रखी गई टू कंट्रोल द मिस सेलिंग कि फ्रॉम द डे वन ऑफ द पॉलिसी, दैट इज द पॉलिसी इशुएंस डेट, टू द एक्सपायरी डेट, all the perils will continue as it is. None of them can be deleted. चाहे इंश्योर रिक्वेस्ट करे या इंश्योरेंस कंपनी डिलीट करना चाहे, कोई पैरल डिलीट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल STF, RSMD जो कि नॉर्मल स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पैरल पॉलिसी में डिलीट किए जा सकते हैं क्योंकि वह ऑप्शन अवेलेबल है।
लेकिन इन दोनों पॉलिसियों में सूक्ष्म उद्यम और लघु उद्यम में ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो पहले डिलीट नहीं किया जाएगा। अब आपने कभी टैरिफ देखा हो तो यू विल फाइंड कि स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी में केवल 12 पेरिल कवर है, लेकिन 15 एड ऑन टैरिफ में अवेलेबल है, जो कि यूनिफॉर्म है सारी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के लिए इंडिया की। मतलब ये एक से हैं, ये कंपनी टू कंपनी डिफर नहीं करते। ये टैरिफ के जो 2021 से पहले केवल एक पॉलिसी थी उसके साथ दिए जाते थे, लेकिन 21 के बाद ऑप्शन बहुत सारे हो गए, और इनमें से ये लगभग सारे के सारे एड ऑन कवर उन दोनों पॉलिसियों में विद सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस मर्ज कर दिए गए, यानी कि इनबिल्ट पार्ट बना दिए गए पॉलिसी का। दिस इज अ वेरी बिग फैक्टर। IRDA has done a lot of work in favor of the policy holders, क्योंकि कवरेज स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी का इनकम्प्लीट था, क्लैरिटी नहीं थी, कवरेज सम इंश्योर्ड निकालने का कोई स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं था। तो ये सारी कमियां दूर की गई, तब दोनों फायर की पॉलिसियां लॉन्च की गई, और इन सारे के सारे एड ऑन कवर्स को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करके सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस के साथ इनबिल्ट कवरेज का पार्ट बना दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, एडिशन, अल्ट्रेशन और एक्सटेंशन, ये पॉलिसी में इनबिल्ट कवर है 100% ऑफ द सम इंश्योर्ड। टेम्परेरी रिमूवल ऑफ स्टॉक, ये 10% ऑफ स्टॉक सम इंश्योर्ड तक ऑटोमेटिक कवर है, इसीलिए एड ऑन कवर नहीं लेना पड़ेगा। पहली पॉलिसी में जो 2 लिमिट्स दी गई हैं, इन एडिशन टू द क्लेम अमाउंट, वो बहुत पुरानी चली आ रही थी, जब से टैरिफ बना तब से उनकी लिमिट बढ़ा दी गई। जैसे आर्किटेक्ट, सर्वेयर एंड कंसल्टिंग इंजीनियर फी 3% ऑफ द क्लेम अमाउंट पेबल थी, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया। रिमूवल ऑफ डेब्रिज 2% ऑफ द 1% ऑफ द क्लेम अमाउंट पेबल थी, जिसको बढ़ा के 2% कर दिया गया। पहले कंटेंट्स का कवरेज के लिए अलग से पॉलिसी लेनी पड़ती थी, अब इसमें शामिल है। स्टार्ट अप एक्सपेंसेस की लिमिट थी, और पहली पॉलिसी में तो वो एड ऑन कवर था। अब इसमें 1 लाख सूक्ष्म उद्यम के लिए, 5 लाख तक लघु उद्यम के लिए लिमिट लगा करके इनबिल्ट कवरेज में डाल दिया गया। कॉस्ट कंपेयर्ड बाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल रेगुलेशंस भी अब पेबल हो गई। स्टॉक्स ऑन फ्लोटर बेसिस पहले सिर्फ लोडिंग पर अवेलेबल था, अब सूक्ष्म उद्यम में लोडिंग नहीं है, लघु उद्यम में है। प्री लोडेड सॉफ्टवेयर पहले कवर्ड ही नहीं था, तो शामिल कर लिया गया। स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट को पॉलिसी का पार्ट बना दिया गया। अब देखिए, स्टॉक ऑन फ्लोटर बेसिस, इसकी आपके पास हमेशा रिक्वेस्ट आती है, क्योंकि नॉर्मली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर गोडाउन लिख लेती हैं, और जिनका पैन इंडिया वर्क होता है, किसी स्पेसिफिक ब्रांड की होती है, तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पैन इंडिया कवर करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस पर गोडाउन चाहिए। 5, 10, 20, 50 जितनी भी इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उनकी मंशा ये रहती है कि एक ही सम इंश्योर्ड में उनके सारे गोडाउन भी कवर कर लेंगे। ये पॉसिबल है, क्योंकि गोडाउन्स की रिस्क फ्लोटर बेसिस पर पॉलिसी में कवर की जा सकती है। उसमें लिमिटेशन सिर्फ इतना है कि अगर पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 5 करोड़ तक है, तब तो कोई भी फ्लोटर चार्जेस नहीं अप्लाई होंगे, और 5 करोड़ से ज़्यादा होते ही फिर 10% लोडिंग लग जाता है।
फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे राजस्थान में बिनानी सीमेंट है या श्री सीमेंट का प्लांट लगा हुआ है। अब ये श्री सीमेंट उनका पॉपुलर है और इंडिया में सेल होता है। उनको मान लिया कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई 4 जगह पर के गोडाउन है और चारों में 1-1 करोड़ तक का उनका माल रहता है। और उनकी सपोज फैक्ट्री 90 लाख की, तो वो अपने चारों गोडाउन्स को भी मिलाना और फैक्ट्री को भी मिलाना तो भी सम इंश्योर्ड उनका 4 करोड़ 90 लाख या, तो इसमें कोई भी फ्लड चार्जेस पेबल नहीं। 5 करोड़ से नीचे सूक्ष्म उद्यम में कवर हो गया। जैसे फर्क क्या है, तो सूक्ष्म उद्यम के लिए फ्लोटर चार्जेस नहीं, लघु उद्यम के लिए लौटेंगे। अब एक और अच्छा काम ये किया IRDA ने कि सम इंश्योर्ड निकालने का पैटर्न डिसाइड कर दिया। उसके तहत जितनी भी तरीके की प्रॉपर्टीज हैं उनका सम इंश्योर्ड रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही लिया जाएगा। अब प्रॉपर्टी कितने तरीके की हो सकती है? बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर्स एंड फिटिंग्स, ये तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनका सम इंश्योर्ड केवल रीस्टेटमेंट वैल्यू बेसिस पर ही लिया जाएगा। पर्पज क्या हुआ इसका? कि स्टॉक जो है उसकी वैल्यू डिफर कर सकती है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ प्रोडक्ट। स्टॉक रॉ मटेरियल भी हो सकता है, स्टॉक इन प्रोसेस भी हो सकता है, फिनिश्ड स्टॉक भी हो सकता है। तो इनकी जो वैल्यूएशन ली जाएगी सम इंश्योर्ड निकालने के लिए वो लैंडेड कॉस्ट पर होगी, इनपुट कॉस्ट पर होगी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर होगी। स्टॉक की वैल्यू डिफर करेगी अकॉर्डिंग टू दी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। लेकिन बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर इनको रीस्टेटमेंट वैल्यू पर ही लेना पड़ेगा। पीसेस स्टोन वगैरह एग्रीड वैल्यू पर इंश्योरेंस किया जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो कि इंश्योर्ड और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एग्री कर ली गई हो। और ये नॉर्मली किस बेसिस पर एग्री होती है? या तो वैल्यूएशन सर्टिफिकेट हो या उसका इनवॉइस हो। जैसे मान लिया कोई गोल्ड आइटम है या कोई ज्वेलरी का आइटम है या कोई कीमती पेंटिंग है। अब कोई बहुत कीमती पेंटिंग भी हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसकी वैल्यू अगर उसके आइटम के हिसाब से निकालें तो क्या वैल्यू निकलेगी? आपको एक इंटरेस्ट का एग्जाम्पल देता हूँ। मान लिया 1 करोड़ रुपए की मेरे ऑफिस में पेंटिंग लगी, एक 10x10 की, और उस 10x10 की पेंटिंग में मटेरियल क्या है? कैनवास है, फ्रेम, कलर। उसके ऐसे वैल्यू में निकालूं तो शायद 10,000 का भी माल उसमें। लेकिन बाई चांस उसके कॉर्डर पर लिखा हो मकबूल फिदा हुसैन, तो उसकी कीमत 1 करोड़ भी हो सकती है, 2 करोड़ भी हो सकती है, 3 करोड़ भी हो सकती है। तो ये इस तरीके के जो आइटम होते हैं क्यूरियोज और वर्क ऑफ आर्ट, इनको हमेशा एग्री वैल्यू बेसिस पर इंश्योर किया जाता है। क्या पॉइंट हमारा ये है कि रीस्टेटमेंट वैल्यू पर जो बिल्डिंग प्रॉपर्टी एंड फर्नीचर फिक्चर्स का बीमा होगा, तो रीस्टेटमेंट वैल्यू कैसे निकलेगी? रीस्टेटमेंट वैल्यू को आपको समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि रीस्टेटमेंट वैल्यू कहते हैं करंट रिप्लेसेबल वैल्यू। आपका एग्जांपल देख सकता हूँ। मैंने एक साड़ी का शोरूम खरीदा, बिल्डिंग उसकी 3 साल पहले खरीदी 3 करोड़। आज वही बिल्डिंग अगर मैं खरीदने बैठूँ तो 5 करोड़ की मिल जाएगी उसी लोकेशन पर। तो मुझे 3 करोड़ का बीमा लेना चाहिए 5 करोड़, क्योंकि इसकी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू 5 करोड़। अगर वो बिल्डिंग बाई चांस साइक्लोन से या फायर से या फ्लड से कोलैप्स हो जाती है पूरी, तो मेरा लॉस होगा 5 करोड़, चाहे मैंने उसको खरीदा 3 करोड़ में था। और इस लॉस को पे करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी मुझे 5 करोड़ देने को तैयार भी है।
प्रोवाइडेड माई सम इंश्योरेंस 5 करोड़, तो मुझे करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू के हिसाब से उसका 5 करोड़ का बीमा कराना चाहिए। उसको थोड़ा 5-10% फ्लक्चुएशन हो सकता है, क्योंकि हार्ड एंड फास्ट वैल्यू मार्केट में डिसाइड करना है, अगर कर भी लेते हैं आप बाई दी तो भी वो थोड़े टाइम के बाद फ्लक्चुएट हो जाएगी। तो ये जो करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू है, यही रीस्टेटमेंट वैल्यू, इसी वैल्यू पर उस प्रॉपर्टी को रीस्टेट किया जा सकता है। इसमें डिडक्शन और डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होता। मैं अगर ये कहूँ कि 30 साल पहले तो मैंने खरीदी थी, 3 करोड़ की खरीदी थी, 3 साल का डेप्रिसिएशन काटूँ उस पर, तो 15% भी काटूँगा तो 85% रह जाएगी वैल्यू उसकी, मुझे इतने का बीमा कराना चाहिए। दैट इज कॉल्ड बुक वैल्यू। हमें बुक वैल्यू पे बीमा कराना ही नहीं, हमको रीस्टेटमेंट वैल्यू पर कराना चाहिए। तो ये जो रीस्टेटमेंट वैल्यू है, ये एस्केलेटेड वैल्यू होती है। हमेशा प्रॉपर्टी की वैल्यू हमेशा एस्केलेट होती है। आप मशीनरी खरीदे कोई, उसकी वैल्यू भी एस्केलेट होगी। फर्नीचर पिक्चर आप बनवा रहे हैं, उसकी वैल्यू भी एस्केलेट होगी। कैसे होगी एस्केलेट? आज आप अपने ऑफिस के लिए मान लिया 1 करोड़ का फर्नीचर बनवाते हैं, अब 4 साल बाद वही फर्नीचर आप बनवा के देखिए, उसमें लेबर कॉस्ट बढ़ गई, उसमें मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई, उसमें लोग सिचुएशनल कॉस्ट बढ़ गई, सारी कॉस्ट बढ़ गई। दैट मीन्स बिल्डिंग property, machineries, equipment, furniture fixtures, they have to be insured at restatement value only। और आपके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि अगर आप ये कस्टमर को सजेस्ट नहीं करेंगे तो आपके कस्टमर को बहुत घाटा होगा, क्योंकि अंडर इंश्योरेंस लग जाएगा। दिस फायर पॉलिसी सब्जेक्ट टू अंडर इंश्योरेंस। अंडर इंश्योरेंस में द ओनली सफरर इज इंश्योर्ड। अगर आप ऐसा कोई काम करते हैं जिससे आपके इंश्योर्ड को लॉस हो, दैट इंश्योर्ड विल नेवर टर्न अप टू यू, ही विल लुक फॉर सम अदर पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन दिस ट्रेड। तो रीस्टेटमेंट वैल्यू को आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। एक और वैल्यू होती है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस को कहा जाता है। ये वहाँ अप्लाई होती है जहाँ पर कि आपने जिस प्राइस पर माल बेचा है। Fortunately or unfortunately, if you are not able to deliver that goods, but the goods are damaged prior to delivery in your custody only, तो फिर आपका लॉस कितना हो गया? उतना जितने पर के आपने माल बेचा है। तो इंश्योरेंस कंपनी से वही मिलना चाहिए आपको, अगर आपके पास पॉलिसी है। और ये प्रोविजन है, इंश्योरेंस कंपनी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करती है फॉर द गुड्स विच इज सोल्ड बट नॉट डिलीवर्ड एंड हैव गॉट डैमेज बिफोर डिलीवरी। तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे करेगी। अब एक अच्छी चीज़ ये है कि इस पॉलिसी में IRDA ने 4 इनोवेटिव कवर डाले, जो कि स्टैंडर्ड फायर स्पेशल पेरिल पॉलिसी में ना तो कभी थे और ना आज भी हैं, लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों पॉलिसी हैं। और ये 4 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं जो कि पॉलिसी होल्डर्स के इंटरेस्ट में है। आप इनको एज USP भी बता सकते हैं, लेकिन USP कहना थोड़ा इसलिए डाउटफुल लगा बिकॉज दीज आर कॉमन टू ऑल दीज इंश्योरेंस कंपनीज। ये पॉलिसी का स्पेशल फीचर है, यूँ कह लीजिए कि ये पॉलिसी फायर की पॉलिसी होने के बावजूद 50,000 की मनी रिस्क कवर करेगी, 50,000 के डॉक्यूमेंट्स की रिस्क कवर करेगी, 5 लाख के कंप्यूटर की डेटा इंफॉर्मेशन की रिस्क कवर करेगी, 3 लाख के पर्सनल इफेक्ट्स और विजिटर्स की या एम्प्लॉयज़ के डायरेक्टर्स की 3 लाख तक की रिस्क कवर करेगी, जिसमें कि 20 पर्सनस का 15,000 रुपये पर पर्सन की रिस्क कवर करेगी। ये जो 4 एडिशनल कवरेज हैं, इनको इनोवेटिव कवरेज बोला जाता है। ये फायर पॉलिसी का पार्ट है। फायर पॉलिसी को ऑटोमेटिकली कवर कर रही है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं कर रही है, लेकिन इनबिल्ट कवरेज का पार्ट हो गया। डॉक्यूमेंट्स में नॉर्मली क्या होता है, जैसे कोई फैक्ट्री ली या आपने कोई शोरूम खरीदा या कोई और प्रॉपर्टी खरीदी, तो उसकी डीड्स होगी, मैन्युस्क्रिप्ट होंगी, ड्राइंग्स होंगी, ऐसे डॉक्यूमेंट्स सेफली रखे जाते हैं। लेकिन बाई चांस कोई फायर हो गई या ऐसा कोई बड़ा कॉस्ट से लॉस हो गया कि बिल्डिंग ख़त्म हो गई, तो डॉक्यूमेंट्स भी डैमेज हो गए। तो दिस का कवर्ड अंडर द पॉलिसी। इनको अगर एक्सक्लूसिवली इन्हीं को लॉस होता है तो भी पे मिलेगी। एक और दूसरा फैक्टर IRDA डाल कि आप किसी भी प्रॉपर्टी का बीमा करेंगे या मशीनरी का बीमा करेंगे तो आपको वैल्यू तो लेनी है रीस्टेटमेंट वैल्यू पर, लेकिन क्योंकि
कहीं भी एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है कि यही इसकी आज की डेट में वैल्यू निकलेगी। दैट मीन्स उसके वैल्यू में 5%, 10%, 15% तक की फ्लक्चुएशन हो सकती है, कम ज़्यादा हो सकती है। आरडी ने ये डिसाइड किया कि इतनी अगर अंडर इंश्योरेंस हो तो उसको वेव कर दिया जाए, उसका लॉस इंश्योर्ड को नहीं भुगतना पड़ेगा। तो 15% तक का अंडर इंश्योरेंस कंसिडरेबल है एंड दिस इज सब्जेक्ट टू वेवर। इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कैसे, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि जैसे मैंने एक अपने ऑफिस का बीमा कराया 5 करोड़। वन फाइन मॉर्निंग देयर वाज अ फायर, 1 करोड़ का लॉस हो गया। मैंने इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट किया, इंश्योरेंस कंपनी से सर्वेयर आया, सर्वेयर ने इंस्पेक्शन किया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया, फोटोग्राफ्स लिए, लॉस असेस किया। लेकिन जब पॉलिसी को देखा तो बोला कि सर आपके ऑफिस का वैल्यू 5.5 करोड़ है, यानी कि 5 करोड़ 50 लाख है, और आपकी पॉलिसी केवल 5 करोड़ की है। दैट मीन्स देयर इज एन अंडर इंश्योरेंस ऑफ 10% ऑलमोस्ट, और इन एग्जैक्ट टर्म यू कैन से 9.09%। तो आपको 100 करोड़ के लॉस में से 10 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा। अब अगर कोई ये कहे उस वक्त के 10 लाख का क्लेम नहीं मिलेगा, यानी कि 10 लाख का कट जाएगा, तो वो सोचेगा ना कि मेरा इसमें क्या फॉल्ट है, मेरी इसमें कहाँ गलती है, मैंने तो पूरा बीमा ले रखा। अब ये तो तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी के आदमी को समझाना चाहिए कि कितने का बीमा लेना चाहिए। 5 करोड़ का लेना चाहिए, 6 करोड़ का लेना चाहिए, 5.5 करोड़ का लेना चाहिए। मैंने तो और एवरेज आइडिया दिया था। अब उस वक्त क्या पोजीशन होती है, क्योंकि इंश्योर्ड विल नेवर प्रेफर दैट हिज क्लेम अमाउंट शुड बी डिडक्टेड ऑन एनी अकाउंट व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू इंश्योर्ड। क्या जाने अंडर इंश्योरेंस क्या होता है, तो वो इस चीज़ को कभी टॉलरेट नहीं करेगा। ऐसी सिचुएशन में इस केस में तो वो बच जाएगा, क्योंकि IRDA कहता है कि 15% तक अगर अंडर इंश्योरेंस है तो वेव कर दिया जाएगा, और यहाँ उसका अंडर इंश्योरेंस केवल 9.09 या 10% है। तो यहाँ तो उसका ये 10 लाख का लॉस बच गया। लेकिन अगर यही सिचुएशन 15% से ज़्यादा हो जाती तो बिल्कुल कहानी पलट जाती, बिल्कुल कहानी पलट जाती, और ये दोनों के इंटरेस्ट में नहीं होता, ना आपके ना इंश्योर्ड से। कोई मतलब कोई यूनिट खरीदी गई, उसके लिए पॉलिसी भी ले ली गई, 3 करोड़ की बिल्डिंग स्ट्रक्चर की, 1 करोड़ के स्टॉक की, 4 करोड़ की पॉलिसी ले ली। उसमें लॉस हुआ फायर से या फ्लड से या साइक्लोन से, 50 लाख का लॉस हुआ। जब लॉस असेसमेंट का टाइम आया, सर्वेयर ने वैल्यू बताई कि आपके बिल्डिंग के स्ट्रक्चर की वैल्यू 3.5 करोड़ है, स्टॉक की वैल्यू 1.5 करोड़ है, आपको पॉलिसी 5 करोड़ की लेनी थी, आपने पॉलिसी 4 करोड़ की ली है। दैट मीन्स यू आर ओनली 80% वैल्यू इज इंश्योर्ड, 20% इज अंडर इंश्योर्ड। ये 20% का लॉस आप बियर करेंगे, आपने पूरा बीमा लिया ही नहीं। अब यहाँ सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि 15% तक का अगर अंडर इंश्योरेंस हो तो IRDA के प्रोविजन के हिसाब से वेवर हो जाता है, यानी कि क्लेम में से कुछ नहीं करेगा। लेकिन जहाँ 15 से ज़्यादा हुआ फिर वो प्रोविजन ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। फिर वो ये कंडीशन भी अप्लाई नहीं होती कि 15% को वेव कर दिया जाए और 5% को काट दिया जाए। उस केस में टोटल 20% डिडक्ट होगा। नो कंपनी कैन वेव इट। इसलिए ये एडवाइस किया जाता है हमेशा कि सम इंश्योर्ड ओवर इंश्योर्ड हो कोई दिक्कत नहीं, इट विल प्रोटेक्ट इवन द एस्केलेशन। लेकिन अंडर इंश्योरेंस हो गया, दिस इज नॉट इन फेवर ऑफ द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर, तो अवॉइड इट। और एक चीज़ देखिए, कुछ जो एड ऑन कवर डाले गए पॉलिसी में उनको बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा इसलिए है कि पहले रिस्क कवर नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं थी, लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें कि जिस प्रोडक्ट से वो डील कर रहा है बंदा, उसमें उसका कोई इंश्योरेबल इंटरेस्ट है नहीं। फॉर एग्जाम्पल कोई मोटर व्हीकल गैराज है, और उस गैराज में जितनी गाड़ियाँ रिपेयर होने आएंगी उनमें से एक भी उसकी नहीं होगी, सब कस्टमर्स की होंगी। और गाड़ियों को उसके गैराज में आग लग जाए या वहाँ से चोरी चली जाए तो जिम्मेदारी किसकी है?
गैराज ओनर कहाँ से इतनी चीज़ों का पैसा देंगे? या दूसरा एग्जाम्पल ले लिए, ड्राई क्लीनर। अब ड्राई क्लीनर के यहाँ सूट धुलने आते हैं, टेपेस्ट्री धुलने आती है, फ्रैंकेट धुलने आते हैं, कारपेट वगैरह धुलने आते हैं, तो इनमें से किसी का भी मालिक वो नहीं है। ही इज ओनली प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ ड्राई क्लीनिंग, दैट्स ऑल। अब बाई चांस उसकी दुकान में आग लग जाए और इतना स्टॉक हो लाखों का, तो जो ओनर्स हैं अपनी अपनी जो सूट के, ड्राई क्लीनर के, उसके टेपेस्ट्री के या कारपेट के, वो तो ड्राई क्लीनर से पैसा मांगेंगे। उसकी तो रहते रहते हालत ही हो जाएगी, उसकी दुकान बंद हो जाएगी, क्योंकि उसके इनमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट है ही नहीं, उसे पता भी नहीं है कितने की कॉस्ट की है। ही इज ओनली द कस्टोडियन फॉर द टाइम बीइंग टिल द मटेरियल इज विद हिम फॉर ड्राई क्लीनिंग। इसको कहा जाता है स्टॉक हेल्ड इन ट्रस्ट। दूसरे का स्टॉक है, मेरे पास ट्रस्ट में रखा हुआ है, क्योंकि मेरा जॉब। अब ये फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, स्टॉक इन प्रोसेस भी हो सकता है, रॉ मटेरियल भी हो सकता है, पैकेजिंग मटेरियल भी हो सकता है। पहले रिस्क कवर नहीं थी, आज भी स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पॉलिसी में रिस्क कवर नहीं है, लेकिन इन दोनों पॉलिसी में ये रिस्क कवर है। कितना बड़ा बेनिफिट है। इसी तरीके से नॉर्मल एक और फैक्टर है जो कि पहले नहीं था, जैसे एडिशन, अल्ट्रेशन और एक्सटेंशन। कोई भी आप यूनिट देखिए, जैसे जैसे वो प्रॉफिट में चलती जाएगी वो कुछ ना कुछ अल्ट्रेशन कराती जाएगी, एडिशंस करती जाएगी, एक्सटेंशन करती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा हमारे ऑफिस है, शुरू में केवल एक फ्लोर का था, बेसमेंट था, ग्राउंड फ्लोर था। 2-4-5 साल बाद एक फ्लोर बन गया, फिर 2-4-5 साल बाद एक फ्लोर और बन गया। तो ये एडिशन, अल्ट्रेशन सब जगह सारी कमर्शियल यूनिट्स में होते हैं अकॉर्डिंग टू दी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन। अब वो जो एडिशंस, अल्ट्रेशंस और एक्सटेंशंस होते हैं, उनसे सम इंश्योर्ड बढ़ता है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। और अगर ये वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं आई तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी खत्म हो गई। अंडर इंश्योरेंस हो गया, अंडर इंश्योरेंस हो गया तो इंश्योर्ड सफर करेगा। अब मान लिया मेरी 4 करोड़ की बिल्डिंग है, लेकिन वो कम पड़ रही है, 2 फ्लोर है, मैं 1 फ्लोर और चढ़वा देता हूँ और मैंने 40 लाख रुपए खर्च कर दिया, तो मेरी बिल्डिंग की कीमत हो गई 4 करोड़ 40 लाख और इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में केवल 4 करोड़ ही है। तो जब तक मैं 40 लाख का इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट नहीं करूंगा, इस पर जो भी एडिशनल प्रीमियम बनता है उसको नहीं दूंगा, तब तक मेरी रिस्क अंडर इंश्योर्ड ही रहेगी। तो ये प्रोविजन इसलिए किया गया कि जैसे ही आप इंटीमेट कर देते हैं इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में, तो वो रिस्क कवर होगी। और कोई भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन 15% ऑफ द टोटल कॉस्ट तक का कराया गया तो उसको कवर किया जा सकता है ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी। तो बेसिकली इन दोनों पॉलिसी में देखिए डिफरेंस समझिए। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम 5 करोड़ तक और 5 से 50 करोड़ तक। कंपल्सरी एक्सेस 5,000 तक सूक्ष्म उद्यम में, 5% और मिनिमम 10,000 लघु उद्यम में। स्टार्टअप एक्सपेंसेस की लिमिट 1 लाख सूक्ष्म उद्यम में, 5 लाख लघु उद्यम में। फ्लोटर चार्जेस सूक्ष्म उद्यम में फ्री, लघु उद्यम में लोडिंग पर। मिनिमम प्रीमियम 500 प्लस जीएसटी सूक्ष्म उद्यम का, लघु उद्यम का 1000 प्लस जीएसटी। ये बेनिफिट्स फिक्स हैं, इनको समझना है। अच्छा, दूसरे किसी भी स्टेज पर आपके किसी इंश्योर्ड का अगर मालिया लग रहा है कि सब इंश्योर्ड कम है, तो ये प्रोविजन है कि आप किसी भी डेट को इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करके डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम दे करके सब इंश्योर्ड को बढ़वा सकते हैं। मान लिया आपने किसी को पॉलिसी दे दी 3 करोड़ की, उसका पास टोटल उसके बाद वर्थ है उसकी 4 करोड़ की, आपको लग रहा है यार कम करा दिया हमने, इसका सब इंश्योर्ड ज़्यादा लेना चाहिए था। तो आप ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द पॉलिसी ऑल्सो आप यू कैन इंटीमेट टू इंश्योरेंस कंपनी पे द डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम एंड गेट द सम इंश्योर्ड इंक्रीज्ड, नथिंग रॉन्ग। ये तब तक हो सकता है जब तक कि पॉलिसी पर क्लेम रजिस्टर नहीं हुआ। एक बार क्लेम रजिस्टर्ड हो गया तो फिर पॉलिसी चेंज नहीं हुई। और ऐसा हमेशा करा देना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी सम इंश्योर्ड तक ही लिमिटेड होती है। कितनी भी पॉलिसी बेनिफिट दे रही हो, रिस्क उसकी सम इंश्योर्ड तक लिमिटेड रहेगी। दिस इज ऑलवेज बेटर टू इंक्रीज। टेररिज्म के केस में थोड़ा सा मैं आपकी नॉलेज दिला देता हूँ कि टेररिज्म के लॉस से जो भी होता है तो उसमें कंपल्सरी एक्सेस डिफरेंट एप्लीकेबल होता है। उसका रीज़न ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां टेररिज्म का प्रीमियम तो लेती हैं, लेकिन ये टेररिज्म की जो रिस्क है
उसको अभी टेरिफ के पॉलिसी का जो रिस्क है उसका प्रीमियम डाइवर्ट हो जाता है टेरिफ पूल को, क्योंकि सारी कंपनियों का एक कंबाइंड टेरिफ पूल है जो कि इस रिस्क को डील करता है। अब देखिए हमारी कंपनी ने एड ऑन कवर्स बनवाई। आईआरडी की इंस्ट्रक्शन थी कि स्टैंडर्ड फाइनेंस स्पेशल पेरिंग पॉलिसी के जो एड ऑन कवर्स हैं वो तो ऑलमोस्ट इन दोनों पॉलिसी में मर्ज किए गए। इंश्योरेंस कंपनियां अपने अपने एड ऑन्स और बनवा सकती हैं और अप्रूव कर सकती हैं। तो हमने फर्स्ट फेज में 4 एड ऑन कवर्स बनवाए, दूसरे फेज में फिर 4 एड ऑन कवर बनवाए। एड ऑन कवर के बारे में मैं आपको 4 चीज़ें बहुत स्पेसिफिकली बता देता हूँ। एड ऑन कवर का मतलब होता है कि रिस्क विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द बेसिक पॉलिसी, दिस इज एन एडिशनल रिस्क, पहली चीज़। नाउ सेकेंड, सिंस दिस इज एन एडिशनल रिस्क देयर इज एन एडिशनल प्रीमियम। थर्ड, no add-on cover is compulsory. This is always optional and voluntary. Fourth, there could be any number of add-on cover with any insurance company, with any product also. कोई भी कंपनी किसी भी प्रोडक्ट के लिए कितने एड-ऑन कवर बनवाना चाहती है उस कंपनी पर डिपेंड करता है। किस किस रिस्क को एडिशनल प्रीमियम लेकर के कवर करना चाहती है उस कंपनी पर डिपेंड करता है। हमने फर्स्ट पेज में 4 एड-ऑन कवर बनवाए। एड ऑन कवर कंपनी जो बनवाती है उसका पर्पज़ ये होता है कि जिस इंश्योर को कोई एक्स्ट्रा रिस्क चाहिए जो कि पॉलिसी में कवर नहीं है तो वो हमारे पास अवेलेबल है और हम उसे कर सकते हैं। लेकिन गैप कहाँ होता है हमारा, कंपनी के पास तो है प्रोडक्ट, कस्टमर को नहीं पता। अब कस्टमर को बताने की जिम्मेदारी किसकी होगी, हमारी, आपकी। तो जब तक उसे पता नहीं होगा वो एड ऑन ले नहीं पाएगा। इसलिए जब भी कभी आप किसी को फायर पॉलिसी दे रहे हैं एड ऑन कवर जरूर बताइए कि हमारे पास ये 8 एड ऑन कवर है, आपसे रिलेटेड जो भी आपको चाहिए यू कैन सेलेक्ट, दिस इज ऑप्शनल बट फॉर दैट पर्टिकुलर एड ऑन देयर इज एडिशनल प्रीमियम। अब जैसे मान लिया किसी ने लोन लेकर के फैक्ट्री चला रहे, अब जिस आदमी ने लोन ले रखे है तो उसकी तो पर मंथ EMI भी जाएगी, अपनी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट पे करेगा। बाई चांस वो किसी ऐसी सिचुएशन में आ गया को पे करने की पोजीशन भी नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास एड ऑन 50,000 रुपये पर EMI के 3 एड ऑन की डिस्कवर कर रहा है। ये इंस्टॉलमेंट प्रोटेक्शन एड ऑन कहलाता है। क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट, नॉर्मली आप देखोगे फायर का जो क्लेम होता है उसमें कोई ये मोटर वाले सर्वे काम नहीं करते, इनका इससे कोई कनेक्शन नहीं होता। फायर के क्लेम का असेसमेंट जो होता है वो दैट इज गिवन टू द CA, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज देयर इज ए वर्क ऑफ बुक्स वेरिफिकेशन। अब मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, मैं तो कहूँगा सब 100 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि मेरी फैक्ट्री की टोटल वैल्यू 60 करोड़। तो मैं कह रहा हूँ, कहता हूँ मैं कुछ भी सकता हूँ ना, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर है, आप अपना क्लेम असेस करा लीजिए, अपना सर्वे भेज दीजिए, अपना वैल्यूएशन करा लीजिए। अब वो आकर के वो ये भी देखेगा ना कि कितना माल था, कितना उसमें से बिक गया, कितना स्टॉक बाकी था जिसको क्या आग लगने से डैमेज हो सकता है, कितने की सैलरी वैल्यू है, दैट वर्क हैज टू बी डन। और उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है और वो डॉक्यूमेंटेशन को कहा जाता है कि क्लेम प्रिपरेशन कॉस्ट आती है उससे। ये कॉस्ट हमेशा क्लेम के 2%, 3%, 5% तक हो जाती है। इसके लिए भी एड ऑन कवर। लॉस ऑफ रेंट, एडिशनल एक्सपेंसेस ऑफ रेंट फॉर एन अल्टरनेट एकोमोडेशन, इसके लिए भी एड ऑन कवर है। एक्सीडेंटल डैमेज कवर, इनवॉलंटरी बेटरमेंट, एक्सपेंसेस फॉर लॉस मिनिमाइजेशन एंड एस्केलेशन। अब ये 8 एड ऑन कवर है। अब किसी भी पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए 8 में से 2 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 4 इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं या 1 भी ना हो, इट्स ए मैटर ऑफ चॉइस, क्योंकि कंपल्सन नहीं है। लेकिन जो से रिलेटेड है वो अपना सेलेक्ट कर लेगा। यह उसे पता तब लगेगा जब आप अपनी खोल के बताएंगे कि साहब हमारे पास ये चीज़ अवेलेबल है या हमारे पास ये एड ऑन कवर हैं। ये खोल के बताने का मतलब ये है कि उन्हें नहीं पता है, आपको बताना है कि हमारे पास ये एड ऑन कवर अवेलेबल है। एंड दे आर ऑलवेज बेटर टू टेल, बिकॉज आपका प्रीमियम बढ़ रहा है, उसका रिस्क का बेस बढ़ रहा है, तो ये भी सेल किए जाने चाहिए।
स्टॉक्स एट मैनी लोकेशंस को अगर कवर कराना हो साथ में तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रपोजल फॉर्म में ही वो लोकेशन का एड्रेस देगा, दूसरी चीज़ उसकी स्टॉक के वैल्यू देगा, और दोनों ही चीज़ें देनी जरूरी हैं, उसके बिना पॉलिसी इशू नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन ये है कि इस पॉलिसी को ले कौन सकता है। बड़े कॉमन सेंस की बात है कि जो एंटरप्रीनर होगा वो लेगा, जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो लेगा, बट दिस इंश्योरेबल इंटरेस्ट फ्लक्चुएट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। कैसे? मान लिया मेरी रनिंग फैक्ट्री बहुत अच्छी कंडीशन में चल रही है, मैंने लीज पे दे दी, तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट खत्म, लीजर लेगा पॉलिसी, मैंने उसको रेंट आउट कर दिया, मेरा काम खत्म। न तो अब केवल बिल्डिंग का ओनर रहा, बाकी तो स्टॉक दूसरे का है या मशीनरी दूसरे की है, तो टेनेंट लेगा पॉलिसी, या सारी की सारी यूनिटी बेच दी नहीं तो बाहर लेगा पॉलिसी। As long as there is my insurable interest, I will take the policy. Otherwise, in no case I can take. Restoration of sum insured फायर की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको इसलिए समझना भी जरूरी है कि कभी भी फायर की पॉलिसी पर कोई क्लेम आ गया तो इंश्योरेंस कंपनी ने उस क्लेम को क्लेम के मेथडोलॉजी से सेटल कर देना, क्लेम अमाउंट पे हो जाना है। लेकिन उसका जो पोस्ट सेटलमेंट इम्पैक्ट आएगा वो सम इंश्योर्ड पर आएगा। 4 करोड़ की पॉलिसी में 1.5 करोड़ का लॉस हो गया, 1.5 करोड़ का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, सम इंश्योर्ड कितना रह गया सर? 2.5 करोड़। अब इसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि जो अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ पॉलिसी बचा, जो रिमेनिंग पीरियड ऑफ पॉलिसी पे बचा, यू कैनॉट रूल आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ नो लॉस, पॉसिबिलिटी ऑफ सेकेंड लॉस और अनदर लॉस कभी भी हो सकता है, किसी भी टाइम हो सकता है। और अगर बाई चांस ऐसा हो गया तो इंश्योर्ड अंडर इंश्योरेंस का शिकार हो सकता है। तो सिचुएशन कैसे अवॉइड हो? उसके लिए सम इंश्योर्ड को रीस्टोर किया जाता है। कैसे किया जाता है? आप उस सम इंश्योर्ड को 1.5 करोड़ का डिफरेंस अमाउंट ऑफ प्रीमियम देकर के उसको 4 करोड़ वापस करा देंगे। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन भी है कि आप अपनी जेब से कुछ भी पे मत कीजिए, जो आपको क्लेम सेटल हो रहा है उसमें से डिफरेंस अमाउंट कटवा दीजिए, रेस्ट ऑफ अमाउंट आप ले लीजिए। दोनों ऑप्शन है, लेकिन नॉर्मली इंश्योरेंस कंपनी क्लेम में से काट के दे देती है। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर लोग जानते नहीं कि रिस्टोरेशन ऑफ सम इंश्योर्ड होता क्या है, और जैसे ही उन्होंने क्लेम में से काट के ये पैसा दिया, सम इंश्योर्ड ऑटोमेटिकली इंश्योर्ड हो गया, रिस्टोर हो गया। फिर अगर पॉलिसी में कोई दूसरा क्लेम आ भी जाता है तो पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर इंश्योरेंस इज रूल्ड आउट। दिस इज अनदर गुड फीचर। अब इसमें जो हमारे पास पैकेज पॉलिसीज हैं उन सब में फायर इंश्योरेंस है, सब में पहला सेक्शन फायर इंश्योरेंस का है। तो वहाँ नॉर्मली हमारी रिस्क कोई बहुत बड़े सम इंश्योर्ड की बहुत कम होती है, तो ज़्यादातर पॉलिसियाँ सूक्ष्म उद्यम में निपट जाती हैं, फिर सूक्ष्म लघु में आ जाती हैं। अब आपका रोल इसमें वहाँ ख़त्म हो जाता है जहाँ भी सम इंश्योर्ड उसमें पॉलिसी में भर दिया फायर सेक्शन का सेपरेटली। तो कौन सी पॉलिसी लागू होनी है? सूक्ष्म उद्यम होनी है, लघु उद्यम होनी है, या स्टैंडर्ड फायर एंड स्पेशल पेरिल पॉलिसी होनी है, वो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर डिसाइड कर देगी। लेकिन हर प्रपोजल आपको अंडरराइटर को भेजना है, क्योंकि किसी भी ब्रांच को ये पॉलिसी इशू करने की पावर नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो भी कोड जनरेट होगा या जो भी पॉलिसी इशू होगी वो फायर की यहीं से होगी, इसलिए हर प्रपोजल को आपको अंडरराइटर को भेजना है। दिस ऑल अबाउट फायर इंश्योरेंस। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। कुछ भी कोई भी पूछना चाहे, योर क्वेश्चंस आर वेलकम। फायर एक ऐसी पॉलिसी है जो आप सभी बेच रहे हैं, सबको बेचनी है, शुरू से बेचते आए हैं, लेकिन जो टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। और ये चेंजेस, जो नई पॉलिसी आती हैं, नई पॉलिसी डिज़ाइन की जाती हैं, जितनी भी पैकेज पॉलिसी बनाई जाती हैं, उनमें जहाँ भी चेंजेस हो वो उससे अपडेट रहना चाहिए।
प्लस मार्केट की जो अपडेट इन्फॉर्मेशन है कि कितना प्रीमियम फायर में चल रहा है, क्या उसका पोर्टफोलियो है, कितना उसका इनकम रेशो है, ये सब जानकारी हम तो और भी अच्छी बात है। तो इसलिए मैंने आपको फायर का अपडेट भी दिया है। उस अपडेट से आपको पता चल जाता है कि फायर का पोर्टफोलियो तो बहुत बड़ा नहीं है, केवल 9% ऑफ द टोटल जनरल इंश्योरेंस बिजनेस है। उसमें से भी 58% से शूट अप हो गया इनका क्लेम रेशो, तो इसलिए रेट्स का कंपटीशन बढ़ गया है। तो ये अपडेट आपको मिल गया है। आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं है तो आप अपना मेल आईडी देखिए, खोलिए और मेरे को कंफर्म कीजिए कि आपको पेपर मिल गया है। ओके, कंटिन्यू कीजिए, अटेंड कीजिए। और कल से सेशन का टाइम 9:30 रहेगा।